हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको इस क्लास के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताऊंगा। तो आपका इस क्लास के अंतर्गत स्वागत है और हम मिलकर के पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्वों को। प्रिय दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व एक सरकार के लिए पथ प्रदर्शक होते हैं। उसको सही मार्ग दिखाने वाले निर्देश होते हैं। उसमें वो बातें होती हैं जिससे राज्य उस समाज के लिए, जनता के लिए, जिन जनता ने उनको चुना है उनके लिए एक लोक कल्याणकारी कार्य कर सके। वो सारी अच्छी बातें सही मार्ग दिखा सके सरकार को, जनता के विकास कार्य कर सके। वो सारी बातों को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित किया है। प्रिय दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए और आयरलैंड ने भी अपने खुद के नीति निर्देशक तत्व नहीं थे। आयरलैंड देश ने भी स्पेन देश से लिए थे। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है और इसमें वो सारी बातें हैं जिससे हमारा समाज एक समृद्ध सभ्य समाज बन सके। नीति निर्देशक तत्वों की पालना न्यायालय के द्वारा नहीं की जाती। इनका पालन जनता को, मतलब सरकार को खुद ही पालन करना पड़ता है। इन नीति निर्देशक तत्वों में वो ताकत होती है जो न्यायालय में वाद योग्य न होने के बावजूद भी सरकार जनता के भय की वजह से इनका पालन करती है, क्योंकि इसमें जनता के कल्याण से संबंधित बातें लिखी हुई होती हैं। यदि कोई सरकार इस तरह की नीति निर्देशक तत्वों की सिद्धांतों से दूर रहेगी, उनके नियम कानूनों का पालन नहीं करेगी, तो उसको अगली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पतन सुनिश्चित है। और ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था कि जो शासन, जो सरकार नीति निर्देशक तत्वों पर ध्यान नहीं देगी, अनदेखी करेगी, तो उसका पतन सुनिश्चित है। प्रिय दोस्तों, केटी शाह ने इनके बारे में एक बहुत ही सुंदर वाक्य कहा है कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा के ऊपर, इच्छा पर, जो बैंक की, जो इसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो ये सारी बातें नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मैंने आपको बताई। अब पढ़ते हैं क्रम से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, और इनका मैं पहले बताना चाहूंगा कि कौन से भाग में वर्णित है, कौन से देश से लिए गए और कौन सी समिति ने सिफारिश की थी इनके लाने के लिए। तो प्रिय दोस्तों, इन्हीं सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। मिलकर के पढ़ते हैं इन नीति निर्देशक तत्वों को। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? आयरलैंड से, आयरलैंड देश से लिए गए। और आयरलैंड से लिए गए और आयरलैंड किस देश से लिए थे? स्पेन से लिए थे। आयरलैंड देश के खुद के नीति निर्देशक तत्व नहीं थे। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत वर्णित है। भाग 4 में इनका वर्णन दे रखा है नीति निर्देशक तत्वों का। और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनका वर्णन दे रखा है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एक विशेष बात है। नीति निर्देशक तत्व
नीति निर्देशक तत्व की पालना, नीति निर्देशक तत्वों की पालना न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती। न्यायालय द्वारा नहीं की जाती। न्यायालय द्वारा नहीं की जाती। नीति निर्देशक की पालना न्यायालय के द्वारा नहीं की जाती। ये क्या नहीं है, एक दूसरे शब्द का भी प्रयोग होता है पेपरों में, वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा जाता है? यह राज्य या सरकार के क्या होते हैं? पथ प्रदर्शक। सरकार के पथ प्रदर्शक होते हैं। प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक होते हैं। इसमें यह सरकार या राज्य के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इसमें लोक कल्याणकारी बातें सम्मिलित होती हैं। इसमें लोक कल्याणकारी बातों को सम्मिलित किया गया है। बातों को शामिल किया गया है। प्रिय दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों की पालना न्यायालय के द्वारा नहीं होती। इनकी यदि कोई पालना नहीं कर रहा है तो व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य क्या है? मूल अधिकार वाद योग्य है। यह राज्य या सरकार के पथ प्रदर्शक होते हैं। ये सरकार को सही मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं और इसमें लोक कल्याणकारी बातों को शामिल किया गया है। प्रिय दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। केटी साहा ने एक महत्वपूर्ण सेंटेंस कहा है। केटी साहा ने क्या कहा है? यह एक ऐसा चेक है, यह एक ऐसा चेक है, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। ये बात आपको सेंटेंस ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस किसने कहा, ये वाक्य किसने कहा। केटी साहा ने एक वाक्य कहा था और ये वो वाक्य कहा था केटी साहा ने कि भाई यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ये बात केटी साहा ने कही थी और इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। प्रिय दोस्तों, एक चीज और महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं। तेज बहादुर की समिति की सिफारिश पर, तेज बहादुर की समिति की सिफारिश पर तेज बहादुर की
तेज बहादुर की समिति थी, तेज बहादुर नाम की समिति थी, उसकी सिफारिश पर ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए। यह नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। नीति निर्देशक तत्व शामिल किए, नीति निर्देशक तत्व शामिल किए, तत्व शामिल किए। भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को रखा, तो इसके लिए एक समिति बनी थी और उस समिति का नाम क्या था? तेज बहादुर समिति था। और तेज बहादुर समिति ने, इस समिति ने कहां से निर्देश तत्व लिए? ये नीति निर्देश तत्व लिए आयरलैंड से। और आयरलैंड देश के खुद के भी संविधान, अपने खुद के नीति निर्देश तत्व नहीं थे, उन्होंने भी स्पेन देश से लिया था। तो आपको प्रिय दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि इनमें जो बातें वर्णित हैं, अनुच्छेद 36 में कौन सी बात का वर्णन है, अनुच्छेद 37 में कौन सी बात का वर्णन है, इन सारी बातों को मैं आपको आज समझाऊं। अनुच्छेद 36 में लोकल यानी कि राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 क्या कहता है? इसमें राज्य को परिभाषित किया है, इसमें राज्य को परिभाषित किया है, परिभाषित किया है। और वही बातें की हैं जो बात किया है, इसमें राज्य को परिभाषित किया है। और इसमें राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद किसमें बताई थी मैंने? मूल अधिकार बताए थे। तो मूल अधिकारों में जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 में, उसमें भी राज्य को परिभाषित कर रखा है कि संसद कैसे है, कैसे निर्माण होता है। और राज्य सरकार के अंतर्गत विधानमंडल राज्य सरकार को परिभाषित किया है, केंद्र सरकार को परिभाषित, यानी कि राज्यों को परिभाषित किया है अनुच्छेद 12 में। उन्हीं बातों को इस अनुच्छेद 36 के अंतर्गत सम्मिलित किया है। और इसमें संसाधनों के विकास पर ध्यान दिया गया है कि मतलब जनता के विकास के लिए संसाधनों को विकसित करना चाहिए। जनता के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए क्या करना चाहिए? संसाधनों का उचित इस्तेमाल करना चाहिए, संसाधनों का उचित इस्तेमाल, उचित प्रयोग करना चाहिए, करना चाहिए। ये बात अनुच्छेद 36 में दे रखी है। प्रिय दोस्तों, अनुच्छेद बात करते हैं 37 की। अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया। अनुच्छेद 37 में इसमें लोक कल्याणकारी बातों को सम्मिलित किया है। इसमें लोक कल्याणकारी बातों को शामिल किया है। इसमें लोक कल्याणकारी बातों को शामिल किया है, यानी कि जिससे हमारा राज्य, हमारा देश क्या हो सके? खुशहाल बन सके। ऐसी नीति लाई जाए सरकार के द्वारा, ऐसे बेहतर प्रोग्रामों को लागू किए जाए, नीतियों को लागू करें जिससे हमारा देश खुशहाल बन सके, उनके लिए, उनके विकास के लिए कार्य हो सके। ऐसी बातों का वर्णन अनुच्छेद 37 में दे रखा है। यानी कि हम अपने देश, इसमें लोक कल्याण की बातों को सम्मिलित किया है, यानी कि हमारा राज्य या देश कैसे खुशहाल बने, कैसे जनता को उचित संसाधन मिल सके और उससे वो अपना विकास कर सके। तो इस बात का वर्णन अनुच्छेद 37 में है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक
एवं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को वर्णित किया है। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को वर्णित किया है, वर्णित किया है। यानी कि जनता को राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर न्याय मिल सके, उन बातों को अनुच्छेद 38 के अंतर्गत परिभाषित किया है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 यानी कि अनुच्छेद 39 में समान नागरिक संहिता, मतलब जो व्यक्ति कार्य करेगा, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष, उनको क्या मिलेगा? समान वेतन मिलेगा। क्या मिलेगा? समान वेतन। यानी कि स्त्री हो या पुरुष, स्त्री हो या पुरुष, पुरुष समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन किया है, वेतन का वर्णन किया है। प्रिय दोस्तों, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 39 में है और इसी में एक संशोधन करके उपखंड जोड़ा है, अनुच्छेद 39 ए। अनुच्छेद 39 ए ये क्या कहता है? अनुच्छेद 39 ए क्या कहता है? ये कहता है कि निःशक्त जनों को, गरीबों को, जिस व्यक्ति की आय, जिस व्यक्ति की आय, जिस व्यक्ति की आय साल भर में सालाना 1 लाख से कम है, 1 लाख रुपए से क्या है? 1 लाख रुपए से क्या है? कम। 1 लाख रुपए से कम है, कम है, तो उसको सरकार द्वारा, तो उसको सरकार द्वारा, सरकार द्वारा विधिक सहायता, सरकार द्वारा विधिक सहायता, विधिक सहायता निःशुल्क दी जानी चाहिए। निःशुल्क, निःशुल्क दी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए। इस बात का जिक्र प्रिय दोस्तों किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 39 के अंतर्गत दे रखा है। तो मैंने आपको इस क्लास के अंतर्गत इन चीजों को बताने का प्रयास किया और अगली क्लास में मैं आपको अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 और बाकी के शेष अनुच्छेद जो है नीति तथा तत्व से संबंधित, उन सबको बताने का प्रयास करूंगा। ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। प्रिय दोस्तों, वीडियो को शेयर करना और लाइक जरूर करना ताकि हमको मोटिवेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।